मार्केट रेगुलेटर एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी की कल बोर्ड बैठक है। इस बोर्ड बैठक में मार्केट को लेकर कई अहम फैसले लिए जाएंगे। इसमें लिस्टेड कंपनियों के लिए डिस्क्लोजर से जुड़े नियम हैं, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूट्स में गवर्नेंस को मजबूत बनाने की पहल जैसे कई अहम फैसले हो सकते हैं। इनके अलावा जिस फैसले पर सबकी नजर टिकी हुई है वो है शेयर बायबैक को लेकर, और इस पर कई अहम फैसले हो सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सेबी शेयर बायबैक के नियमों में बदलाव कर सकता है और इसे निवेशकों के हित में बेहतर किया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक सेबी बायबैक के मौजूदा नियमों को केके मिस्त्री की तरफ से प्रस्तावित बदलावों के आधार पर बदल सकता है। सेबी की बायबैक के नियमों को शेयर होल्डर्स के अनुकूल बनाने की योजना है। सेबी ने बायबैक की प्रक्रिया में बदलाव करने के लिए केके मिस्त्री की अध्यक्षता में एक उप समूह का गठन भी किया था। इस पैनल ने बायबैक की प्रक्रिया में कई बदलाव सुझाए थे। मौजूदा प्रक्रिया को देखें तो बाजार में होने वाले बायबैक कंपनी के पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व का 15% से कम होने चाहिए। इसके लिए ऑफर खुलने की तारीख से 6 महीने की टाइमलाइन तय की गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार केके मिस्त्री पैनल ने बायबैक की प्रारंभिक सीमा यानी थ्रेशहोल्ड लिमिट और टाइम पीरियड को बदलने का प्रस्ताव भी दिया है। इसके साथ ही पैनल ने बायबैक का रूट बदलने का भी सुझाव दिया है और उसे ओपन मार्केट से फेज वाइज बाहर करने का प्रस्ताव इसमें शामिल है। तो कई ऐसे बदलाव हैं जो कि सेबी की इस बोर्ड बैठक में सामने निकल कर आ सकते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो बायबैक से जुड़े हुए जो नियम हैं उनको लेकर सामने आने की पूरी संभावना जताई जा रही है, जिस पर कंसल्टेशन पेपर भी सेबी का जारी हुआ था और उस पर कई सुझाव यहां पर मांगे गए। कैसे निवेशकों के हित में ये पूरी जो प्रक्रिया है वो की जाए, इस पर एक बहुत बड़ा फोकस हो सकता है और कई बड़े अहम मुद्दे हैं जिस पर जो सेबी है वो बदलाव की तैयारी कर रही है, जिसमें बायबैक के नियमों में बदलाव एक बहुत बड़ा मुद्दा कल सामने आ सकता है। तो निवेशकों के अनुकूल बनाने पर ये जो तमाम नियम है उस पर जोर रहेगा। जो केके मिस्त्री पैनल है उनकी सिफारिशों के आधार पर ये नियम बनाने की बात सामने आ रही है। ये जो बायबैक में बदलाव के लिए केके मिस्त्री उप समूह का गठन किया गया था और ये जो पैनल है उसने शेयर बायबैक की प्रक्रिया में कई बदलाव सुझाए हैं, जिसमें कई बदलाव संभव है। जैसे बायबैक का जो थ्रेशहोल्ड लिमिट है उसको एक तो सबसे पहले बदलने का प्रस्ताव दिया गया है। दूसरा जो टाइम पीरियड है उसको बदलने पर भी जो है उसका रिकमेंडेशन दिया गया है। बायबैक का जो रूट है उसको भी बदलने का सुझाव यहां पर सामने आया है और ओपन मार्केट से फेज वाइज बाहर करने का प्रस्ताव इसमें शामिल हो सकता है। तो ये तमाम कुछ ऐसे फैसले हैं जो कि सेबी की बोर्ड बैठक में, जो मार्केट रेगुलेटर सेबी की कल बोर्ड बैठक है उसमें सामने आ सकते हैं, जिसमें बायबैक एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर सेबी कुछ बड़े फैसले कर सकती है। तो क्या ये जो बायबैक ऑफर है वो निवेशकों को वाकई पावर देगा, ये समझना बेहद जरूरी है। और क्या बदलाव है, क्या एक्सपेक्ट करें, जरा इसको और अच्छे से समझते हैं। हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान शोबे शामिल हो चुके हैं। सेबी के पूर्व ईडी जेएन गुप्ता हमारे साथ है। गुप्ता सर, बहुत स्वागत हम करते हैं। सबकी निगाहें सेबी की बोर्ड बैठक पे है सर कल, और जो बायबैक के नियमों को बदलने की या ओवरहॉलिंग की जो तैयारी चल रही है उस पर सबका इंतजार है कि क्या बदलाव हो सकते हैं। सर, सबसे पहले आपसे समझना चाहते हैं ये जो ओपन मार्केट को जो फेज आउट करने की बात यहां पर चल रही है बायबैक के इन नॉर्म्स में, क्या लगता है सर, कितना बड़ा इंपैक्ट इसका हो सकता है, कितना बड़ा फायदा है या क्या पेच है इसमें? गुप्ता सर, देखिए, अभी तक हम ये कह नहीं सकते हैं कि क्या होगा, सेबी क्या बोर्ड क्या लेगा, बट जो कमेटी की रिकमेंडेशन है जो पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी है, उससे ज्यादा मैं किसी चीज पे बात नहीं कर सकता। तो उसमें यह है कि जो ओपन मार्केट वाला जो बायबैक का प्रोसीजर है उसमें इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अनसर्टेनिटी बनी रहती है कि उसका जो सेल है शेयर की वो कंपनी के साथ हुआ है या एक मार्केट में किसी थर्ड पार्टी के साथ हुआ है। और ये इसलिए जरूरी है कि इसमें जो टैक्सेशन का स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। अगर मान लीजिए उसका कंपनी के साथ हो जाता है तो उसको कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता, सारा टैक्स कंपनी देती है।
और लेकिन अगर उसका थर्ड पार्टी के साथ होता है तो कैपिटल गेन टैक्स उसके पास होता है। तो सेम जो उसने ट्रांजेक्शन किया है, इसका आउटकम उसके लिए डिफरेंट हो सकता है। मान लीजिए उसके पास 100 रुपए कैपिटल गेन टैक्स लगना था, तो उसका जो नेट पैसा मिलेगा उसको 100 रुपए कम हुआ अल्टीमेटली, क्योंकि 100 रुपए टैक्स लग गया। अगर कंपनी के साथ मैच हुआ तो नहीं हुआ। एक तो इसमें प्रॉब्लम यह है कि इन्वेस्टर के साथ बहुत अनसर्टेनिटी है एज फार एज इसको टोटल उसका वैल्यू क्या मिल रही है। दूसरा क्या है कि ये बड़ा लंबे टाइम तक होता है, तो इसमें मार्केट में एक तरह से आप बोलिए कि एक फॉल्स ये सिस्टम रहता है कि कोई खरीदेगा नहीं खरीदेगा, तो इन्वेस्टर को ये लगता है कि हो सकता है आज कंपनी ऑर्डर डाले, आज कंपनी खरीद ले। तो इसमें प्रॉब्लम ये तो दूसरा होता है कि चूंकि बाईबैक प्राइस जनरली जो अनाउंस होता है वो नॉर्मल मार्केट प्राइस से ज्यादा ही होता है, तो इन्वेस्टर सोचता है कि आज चूंकि मार्केट मान लीजिए जैसे पेटीएम नहीं 850 रुपए का बाईबैक प्राइस दिया और आज की डेट में मान लीजिए 550 है, तो इन्वेस्टर सोचेगा अभी 550 में क्या करेंगे, आगे आके हो सकता है कंपनी 600 में खरीदे, 650 में खरीदे, जो भी होगा। तो उसमें क्या होता है कि इन्वेस्टर अपनी सेल पोस्टपोन करता रहता है। तो एक तरह से मार्केट में जो सेलिंग प्रेशर है किसी स्टॉक का, वो इनडायरेक्टली कम हो जाता है। मैं डायरेक्टली तो इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि इसका कोई डेटा नहीं है और कोई डेटा निकाला भी नहीं जा सकता है, लेकिन एक तरह का साइकोलॉजिकल ये रहता है कि हो सकता है कल को प्राइस बढ़ जाए, कंपनी मुझसे ज्यादा पे खरीद ले। और तीसरी बात यह है कि बहुत लंबा समय होता है, तो उसमें समय को भी कम करने के लिए एक रिकमेंडेशन है, जहां तक मेरा अपना ख्याल है, याददाश्त है, एक रिकमेंडेशन। तो इसलिए हम ओपन मार्केट को थोड़ा सा वो करते हैं कि इसमें इन्वेस्टर के लिए ये सही नहीं है। ओके। गुप्ता सर, मैं आपसे एक और बात पे समझ चाहती हूं कि ये जो पूरी जो प्रक्रिया होगी जिस पर अब कल क्या बड़ी बातें निकल कर आती हैं ये क्लियर हो जाएगा, पर इस फैसले से कहीं वॉलंटरी ओपन ऑफर बंद होने का डर तो नहीं है? क्या पेच आपको नजर आ रहे हैं इस पूरे में? नहीं, इसको ओपन ऑफर से आप क्यों कंसीडर कर रही हैं? वॉलंटरी ओपन ऑफर का बाईबैक का कोई रिलेशनशिप नहीं है। वॉलंटरी ओपन ऑफर तो टेक ओवर कोड के तहत होता है। ये तो बाईबैक है। बाईबैक बाईबैक रेगुलेशन में होता है, तो दोनों अलग अलग रेगुलेशन में आप मिक्स मत कीजिए। ये दो अलग अलग रेगुलेशन है बिल्कुल। सर, ये एक और जो सेबी का सुझाव है गुप्ता सर, इसमें ये है कि जो ये टैक्स ऑन बायबैक लायबिलिटी है, दिस शुड बी टैक्स इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स पे लगे। इस पर आपका क्या व्यू है जो इस सेबी ने सुझाव दिया है कंपनी को, सरकार को? सीधा सा व्यू यह है कि मान लीजिए आज की डेट पे 100 इन्वेस्टर हैं और जो कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस हैं वो 100 इन्वेस्टर के हिस्से के हैं। इनमें से मान लीजिए 5 इन्वेस्टर आज बाईबैक में बेच देते हैं शेयर, तो चूंकि बाईबैक का टैक्स जो है कंपनी देती है, तो जो 5 इन्वेस्टर जो निकल गए उन्होंने तो अपना मार्केट प्राइस पे पैसा बेच दिया शेयर, या उससे ज्यादा पे बेच दिया डायरेक्ट ऑफर में। लेकिन जो इसका टैक्स है वो बाकी जो 95 इन्वेस्टर जिन्होंने नहीं बेचा है उनकी जेब से जा रहा है, क्योंकि बेचने के बाद तो वो बाकी 5 लोग तो शेयर होल्डर नहीं बचे हैं, 95 लोग शेयर होल्डर बचे हैं, तो 95 लोग उन शेयर होल्डर का जो रिजर्व एंड सरप्लस का पैसा है वो टैक्स के लिए यूज हो रहा है। तो इसलिए जो एग्जिटिंग शेयरमैन है, जो एग्जिट कर रहे हैं बाईबैक प्रोसेस में, उनके लिए तो फायदा है, लेकिन जो रिमेनिंग शेयर होल्डर है उनके लिए घाटा है, क्योंकि वो 5 शेयर होल्डर को फायदा हम बाकी 95 शेयर होल्डर पहुंचा रहे हैं। इसलिए सीधी सी बात यह है कि टैक्स वही दे जिसको गेन और लॉस हो। इस केस में जो गेन और लॉस है वो दूसरे को हो रहा है, लेकिन टैक्स मैं दे रहा हूं उसका। पहली बात ये। दूसरी बात इसमें क्या है कि इसमें जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है इसमें एवरेज कॉस्ट पे टैक्स लगता है। तो मान लीजिए एक कंपनी में प्रमोटर ने 1 रुपए पे शेयर लिया और पब्लिक को 2000 रुपए पे शेयर दिया, तो अगर मान लीजिए वेटेड एवरेज कॉस्ट इसकी 5 रुपए आई, तो आपने अगर 2000 पे शेयर लिया है और आपने 2000 पे बेचा, तो आपका तो कैपिटल गेन टैक्स कुछ नहीं होता। लेकिन चूंकि टैक्स वाले उसको एवरेज के बेसिस पे लेते हैं, तो वो तो जितने भी शेयर बिके हैं, चाहे आपका शेयर बिका हो, चाहे प्रमोटर का शेयर बिका हो, चाहे किसी का शेयर बिका हो, उसको 2000 माइनस 5 यानी 1995 रुपए के बेसिस पे टैक्स लगा लेंगे। और ये टैक्स जो है फ्लैट 20% प्लस समथिंग के जो रेट है उस पे लगता है।
तो अगर कैपिटल गेन टैक्स लग रहा होता तो 10 या 15% के ब्रैकेट में आता। तो टैक्स भी ज्यादा लग रहा है, दूसरा आदमी दे भी रहा है, और फायदा उनको हो रहा है जिन्होंने बहुत कम दाम पे शेयर लिया था, एट द कॉस्ट जिन्होंने बाद में शेयर लिया। तो ये एक तरह से बड़ा जिसको हमारे हिसाब से निगेटिव रूल है टैक्स का, कि फायदा मुझे हो रहा है और टैक्स आप दे रहे हो। ओके सर, ये जो बहुत सारी जो कंपनीज हैं शेयर के प्राइस बढ़ाने के लिए, जो हम देख रहे हैं कि बायबैक्स बहुत सारी कंपनीज लाई, घुमा फिरा के हम बहुत सारे इंसिडेंट्स भी देख रहे हैं। ये जो बायबैक के लिए मिनिमम थ्रेशहोल्ड आपको लगता है होना चाहिए, ये एक बड़ा स्टेप हो सकता है? देखिए क्या हो, मैं तो पहले इस बात के लिए मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि कंपनी शेयर प्राइस बढ़ाने के लिए घटाने के लिए जा रहे हैं। ये मैं एक, क्योंकि प्रॉक्सी एडवाइजर, मैं किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगा सकता हूँ। लेकिन हाँ, ये बोल सकता हूँ कि जो बायबैक है, इसको पहले तो क्लैरिटी होनी चाहिए कि किस लिए ला रहे हैं, क्या वजह है ला रहे हैं। क्योंकि जो जनरली जितने भी बायबैक लाए जाते थे वो इसलिए लाए जाते थे कि कैपिटल बहुत ज्यादा हो गई है, इश्यू बोनस शेयर होके सब कुछ, या ईसॉप वगैरह से करके, या प्रेफरेंशियल ऑफर से, तो हम कैपिटल को एक सेंसिबल लेवल पे लाना चाहते हैं। दूसरा है इनडायरेक्ट वे से हम इसको शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते हैं। तो इसमें एक यही इश्यू आ रहा है कि लोगों ने डिविडेंड के बदले में बायबैक करना शुरू करा था, तो सरकार भी चालाक हो गई, उन्होंने बोल दिया कि हम बायबैक को फ्लैट रेट पे टैक्स करेंगे। अब इसमें क्या हुआ कि अगर मान लीजिए डिविडेंड मुझे मिलता और मेरी साल की डिविडेंड इनकम 1 लाख रुपए होती, तो मेरा तो कोई भी टैक्स नहीं लगता। लेकिन अब इसमें क्या है कि चाहे आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हो, चाहे 5% टैक्स ब्रैकेट में हो, चाहे 0% में हो, सबके ऊपर एक यूनिफॉर्म 20% टैक्स लग रहा है। तो ये बड़ा इनइफेक्टिव मेथड है लोगों को कैपिटल वापस करने का। हम्म हम्म गुप्ता सर, अब ये मेजर ओवरहॉलिंग की तो तैयारी है डेफिनेटली सेबी की बायबैक नियमों पर, लेकिन आपको लगता है बाजार इसके लिए रेडी है? इतना आसान है ये? देखिए बाजार में तो क्या होता, अगर मैं बाजार का होता, मगर एक कंपनी का होता किसी तरह से, तो मैं तो हमेशा बोलता कोई रूल नहीं होना चाहिए, पूरी फ्रीडम होनी चाहिए। लेकिन हमको कहीं ना कहीं पूरी फ्रीडम और पूरे रिस्ट्रिक्शन के बीच में लगाना पड़ेगा, क्योंकि सेबी को मार्केट का भी ख्याल रखना है, सेबी को इन्वेस्टर का भी ख्याल रखना है, सेबी को रेगुलेशन भी करना है। तो सेबी को तो एक बहुत टाइट रोप वॉक करके ऐसे रेगुलेशन बनाने होते हैं कि जिसमें कोई नहीं है। लेकिन आप याद रखिए कि चाहे कुछ भी सेबी करे, तो मार्केट में क्रिसिज्म होगा, और अगर सेबी नहीं करती है तो मार्केट में उल्टा क्रिसिज्म होता है कि सेबी सो क्यों रही है। तो ये तो इसलिए रेगुलेटर को कभी भी इस चीज का फर्क नहीं पड़ता है कि कौन उसको क्रिटिसाइज कर रहा है, कौन उसको अप्रिशिएट कर रहा है, क्योंकि रेगुलेटर अपनी ड्यूटी करता रहेगा। वो कभी भी पॉपुलैरिटी, उसको वोट करा के इलेक्शन नहीं जीतना है, इसलिए उसको कोई पॉपुलर मेजर नहीं लेना, उसको मेजर वही लेना है जो मार्केट के और सारे स्टेक होल्डर के हित में हो।